नमस्कार TYBA विद्यार्थी मित्रों। आज हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय दीजिए नामक प्रश्न करेंगे। अगले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को समझा और आज हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की चर्चा करेंगे। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय काल 1000 ईस्वी सन पूर्व से अब तक का माना जाता है। आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति व विविध अपभ्रंशों से हुई है। सौरसेनी प्राकृत राजपूताना की बोलियों के साथ मिश्रित होकर सौरसेनी अपभ्रंश बनी, जिसमें से आगे चलकर वर्तमान भाषाओं का विकास हुआ, यानी कि जो ये आधुनिक भाषा है उनका उद्भव हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी भाषाओं का संबंध है। इनमें से गुजराती, राजस्थानी तथा पहाड़ी भाषाओं का संपर्क विशेषतः सौरसेनी के नागर अपभ्रंश के रूप से है। पश्चिमी अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी कुछ अंशों में ब्रज भाषा हुई और कुछ अंशों में खड़ी बोली। अब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं देखें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी आदि। इस प्रकार यह जो सभी भाषाएं हैं वह आधुनिक काल में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अब हम देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस रूप से किया गया है। तो भाषा तत्व के आधार पर डॉक्टर ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 उपशाखाओं में विभाजित किया है एवं उन 3 उपशाखाओं के अंदर 6 भाषा समुदाय मानते हैं। तो 3 उपशाखाओं के अंतर्गत एक आएगा बहिरंग शाखा, दूसरी है मध्यवर्ती शाखा एवं तीसरी है अंतरंग शाखा। ये 3 उसकी मुख्य उपशाखाएं हैं। अब इनके अंदर 6 भाषा समुदाय माने गए हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य उपशाखा यानी कि बहिरंग शाखा। तो इनमें 3 शाखाएं आएंगी: पश्चिमोत्तरी समुदाय, दक्षिणी समुदाय एवं पूर्वी समुदाय। अब सबसे पहले पश्चिमोत्तरी समुदाय की बात करें तो पश्चिमोत्तरी समुदाय में 2 भाषाएं आती हैं, लहंदा और सिंधी। ये पश्चिमोत्तरी समुदाय की भाषाएं हैं। फिर दूसरा है दक्षिणी समुदाय। दक्षिणी समुदाय में केवल मराठी ही आएगी। एवं तीसरा है पूर्वी समुदाय। तो पूर्वी समुदाय में उड़िया, बंगाली, असमी एवं बिहारी, ये 4 भाषाएं आएंगी। तो मुख्यत्वे बहिरंग शाखा के 3 प्रकार और 3 में भी उनकी अलग अलग भाषाएं आती हैं। अब दूसरा रूप है मध्य उपशाखा। तो मध्यवर्ती शाखा यानी कि बीच का समुदाय, तो इनमें एक ही भाषा आएगी, पूर्वी हिंदी। और तीसरा समुदाय है अंतरंग शाखा। तो अंतरंग शाखा के अंतर्गत 2 समुदाय आएंगे, एक है भारतीय समुदाय एवं दूसरा है पहाड़ी समुदाय। तो भारतीय समुदाय के अंतर्गत 6 भाषाएं आती हैं: पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेशी एवं राजस्थानी। तो दूसरा शाखा है पहाड़ी समुदाय। उनके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं: पूर्वी पहाड़ी, बीच की पहाड़ी एवं तीसरी है पश्चिमी पहाड़ी। इस प्रकार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का इस रूप से वर्गीकरण किया गया है। तो चलो अब हम आधुनिक भारतीय की आर्य भाषाएं हैं उनको समझते हैं। तो चलो मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे हम सिंधी भाषा की। तो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र वह सिंध कहलाया और सिंध प्रदेश की भाषा सिंधी कहलाई, यानी कि सिंध नाम के प्रदेश से उसकी भाषा सिंधी कहलाई। अब सिंधी की उत्पत्ति ब्राचर नामक अपभ्रंश से हुई है। स्वतंत्रता के बाद सिंध के पाकिस्तान में चले जाने के कारण सिंधी भाषा का प्रयोग वहाँ के सिंध प्रदेश में अधिक होता है। पाकिस्तान में बोली जाने वाली सिंधी भाषा अरबी फ़ारसी से अधिक प्रभावित है।
अब भारत में सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है तो दिल्ली, बम्बई, अजमेर, अहमदाबाद तथा अन्य अनेक जगहों पर सिंधी बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अब सिंधी की मुख्य बोलियाँ कौन सी हैं तो हमारे कच्छ की कच्छी, बिचौली, लासी, लाडी, सिराइकी ये सिंधी की प्रमुख बोलियां हैं। सिंधी की लिपि फारसी है क्योंकि ये पाकिस्तान में पहले उपयोग होती थी। सिंधी में प्राचीन साहित्य बहुत हैं। वर्तमान काल में ये साहित्य और शिक्षा का उन्नत माध्यम बन सकी हैं। इस प्रकार सिंधी यानी कि सिंध प्रदेश की भाषा सिंधी और वो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए इस भाषा का नाम सिंधी पड़ा। अब दूसरी भाषा है लहंदा। तो सबसे पहले तो लहंदा का अर्थ क्या होता है तो लहंदा यानी कि पश्चिमी पंजाब में बोली जाने वाली बोली को लहंदे दी बोली अर्थात सूर्यास्त दिशा की भाषा कहा जाता है। लहंदा पंजाब की ही एक उपभाषा है। ब्राह्मण और टक्क अपभ्रंश का इस पर पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। लहंदा बोलने वाले अधिकतर मुसलमान हैं, अतः इसके शब्द भंडार पर अरबी एवं फारसी का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। अब लहंदा की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं तो जटकी, जांगली, मुल्तानी, डेरावली आदि। इसमें साहित्य नहीं के बराबर हैं क्योंकि मुख्य जो रचनाएं थी या साहित्यकारों की रचनाएं थी वह लोग पंजाबी में लहंदा की अपेक्षा पंजाबी में करना उचित समझते थे, इसलिए लहंदा में साहित्य रचना नहीं के बराबर हैं। आजकल पंजाबी के प्राधान्य के कारण इसका प्रयोग बहुत कम होता है और लहंदा है वो पंजाब की ही एक उपभाषा है। अब अगली भाषा है पंजाबी। तो पंजाब की भाषा पंजाबी कहलाई, यानी कि पंजाब में जो भाषा बोली जाती है उसे पंजाबी कहते हैं। पंजाब वह फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है 5 नदियों का समूह, यानी कि जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं उसे पंजाब कहते हैं। तो कौन सी वह 5 नदियाँ तो सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम और व्यास, इन 5 नदियों के कारण पंजाब का नाम पड़ा। इसका विकास टक्क नामक प्राकृत से माना जाता है। भारत विभाजन के बाद पंजाबी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बोली जाती हैं, यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब पंजाबी हैं वह भारत में भी बोली जाती हैं एवं पाकिस्तान में भी बोली जाती हैं। पाकिस्तान की पंजाबी वहाँ के परिवेश से प्रभावित हैं और भारतीय पंजाबी भारतीय परिवेश से, यानी कि दोनों का अपना अपना महत्व है। अब पंजाब की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं तो डोंगरी, मालवई और मांझी। इसकी लिपि गुरुमुखी कहलाती है। ग्रंथ साहिब पंजाबी का प्रसिद्ध ग्रंथ है जो अर्जुन देव ने लिखा है। पंजाबी में प्राचीन साहित्य कम है, आधुनिक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी कि जो प्राचीन समय में जो साहित्य लिखा जाता था वह पंजाबी में कम देखने को मिलता है, लेकिन आधुनिक समय की बात करें तो पंजाबी में साहित्य प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगली भाषा है गुजराती, यानी कि गुजरात में बोलने वाली भाषा गुजराती। गुजरात का नामकरण गुज्जर जाति के आधार पर हुआ, यानी गुज्जर जाति के निवास के कारण गुजरात का नाम गुजरात पड़ा एवं उसकी भाषा गुजराती कहलाई। शौरसेनी के गुजराती मिश्रित रूप नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। गुजराती भाषा का परिनिष्ठित रूप अहमदाबाद, बड़ौदा आदि में बोला जाता है, यानी कि अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, वहाँ पे गुजराती मुख्यत्वे बोली जाती है। प्राचीन गुजराती राजस्थानी के बहुत निकट है। अब गुजराती की प्रमुख बोलियाँ कौन सी हैं तो सौराष्ट्र में बोली जाने वाली सोरठी, सूरत में बोली जाने वाली सूरती, कच्छ में बोली जाने वाली कच्छी, पाटण में बोली जाने वाली पटनी एवं चरोतरी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। सोरठी का लोक साहित्य है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। गुजराती की अपनी लिपि है जो सिरोरेखा विहीन है तथा पुरानी नागरी से विकसित हुई है, यानी कि गुजराती भाषा की यह एक विशेषता है कि उसके ऊपर सिरोरेखा नहीं खींची जाती। इस प्रकार गुजराती हैं वह गुजरात प्रदेश की मुख्य भाषा हैं।
अब अगली भाषा मराठी। तो महाराष्ट्र की बोली मराठी। महाराष्ट्र का तद्भव रूप मराठा है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। बम्बई, नागपुर, पूना में इसके परिनिष्ठित रूप के दर्शन होते हैं। इसकी प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी आदि मराठी की प्रमुख बोलियां हैं। मराठी की लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। मराठी का साहित्य संपन्न है। मराठी की रंगभूमि विशेष संपन्न है। अब हम बात करें तो मराठी के साहित्य की, तो मराठी का साहित्य वह विस्तृत, लोकप्रिय तथा प्राचीन है। दक्षिण में महाराष्ट्री अपभ्रंश की पुत्री मराठी भाषा है। इस प्रकार महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। अगली भाषा बंगाली। बंगला शब्द बंग में आल प्रत्यय के योग से बना है, यानी कि बंगाल का संधि विच्छेद होता है बंग प्लस आल, तो इनसे बंगाल शब्द की उत्पत्ति हुई। तो बंगाल प्रदेश की भाषा बंगाली कहलाई। बंगाल की भाषा बंगला या बंगाली है। मागधी से बंगला की उत्पत्ति बताई जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बंगाल का भी विभाजन हुआ। पूर्व बंगाल अर्थात बंगाल देश तथा पश्चिमी बंगाल, भारतीय बंगाली भाषा का प्रमुख केंद्र कलकत्ता है। बंगाली की अपनी स्वतंत्र लिपि है। बंगाल साहित्य विश्व का श्रेष्ठ साहित्य माना जाता है, यानी कि बंगाली भाषा में साहित्यिक रचनाएं अधिक हुई हैं। बंगाली भाषा गंगा के मुहाने और उसके उत्तर पश्चिम के मैदानों में बोली जाती हैं। गांव तथा नगर के बंगालियों की बोली में बहुत अंतर है। अब बंगाली भाषा में भी अंतर देखने मिलता है। तो गांव की भी बंगाली अलग होती है और नगर यानी कि शहर वाले लोग भी बंगाली भाषा अलग बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। साहित्य की भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रचार कदाचित बंगाली में सबसे अधिक है। अब पूर्वी बंगाली का जो केंद्र है वह ढाका है। यह भाग पाकिस्तान में चला गया। हुगली के निकट बोली जाने वाली पश्चिमी बंगाली का ही एक रूप वर्तमान साहित्यिक भाषा हो गया है। तो बंगाली है वह बंगाल की भाषा है और बंगाल है जो बंग में आल प्रत्यय लगाने से बना है बंगाल या फिर बंगला। अब आगे है उड़िया। तो उड़िया उड़ीसा की भाषा है, यानी कि उड़ीसा में जो भाषा बोली जाती है उसे उड़िया कहते हैं। उड़ीसा ओड़ से बना है। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था, अतः उड़िया को उत्कली भी कहते हैं। यह मागधी अपभ्रंश से संबंध है। आरंभ में यह भाषा बंगला की एक उपभाषा मानी जाती थी। लगभग 13वीं शताब्दी के बाद उड़िया स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। भुवनेश्वर उड़िया का प्रमुख केंद्र माना जाता है। प्राचीन कृष्ण साहित्य व उड़िया भाषा में देखने को मिलता है। उड़िया की अपनी लिपि है जो उत्तरी ब्राह्मी और तमिल से प्रभावित हैं। अब उड़िया की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो गंजामी, भत्री, ये उड़िया की प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं। उड़िया साहित्य विशेषतः कृष्ण संबंधित है, यानी कि कृष्ण संबंधी जो रचनाएं हुई हैं वह मुख्यत्वे उड़िया भाषा में हुई हैं। इसी कारण उड़िया का महत्व और ज़्यादा देखने को मिलता है। बात करेंगे असमी भाषा की। तो पूर्वी समुदाय की 4 भाषाएं हैं, बंगला, बिहारी, उड़िया एवं असमी। असमी यानी कि असम की भाषा असमी कहलाई। असमी भाषा है वह मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इस पर प्राचीन बंगाल का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। असमी लिपि भी बंगाल से मिलती जुलती है और इसका प्रमुख केंद्र वो गुवाहाटी है और इसकी मुख्य बोली है विष्णुपुरिया। उड़िया की तरह असमी भी बंगाल की बहन है, बेटी नहीं है। असमी भाषा के प्राचीन साहित्य की यह विशेषता है कि उसमें ऐतिहासिक ग्रंथों की कमी नहीं है, यानी कि असमी भाषा में ऐतिहासिक ग्रंथ प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण असमी भाषा की अपनी अलग पहचान है।